हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज है 1 अक्टूबर और 1 अक्टूबर से जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या ज्ञानकोश नाम से ही टेलीग्राम चैनल है और फेसबुक पेज है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और आप लोग करंट अफेयर के अलावा भी अगर कोई नोट्स चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप या फेसबुक पेज जो ज्ञानकोश नाम से ही है उसको जरूर ज्वाइन करिएगा। दोनों का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। सबसे पहला प्रश्न, साइबर इंश्योरेंस कवर लॉन्च किया गया है। तो साइबर इंश्योरेंस कवर किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है फ्लिपकार्ट और बजाज आलियांस ने। फ्लिपकार्ट ने भी और बजाज आलियांस ने भी अब ये नया साइबर इंश्योरेंस कवर लॉन्च किया है। ये मुख्य रूप से क्या कार्य करेगा कि जो ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी होती है तो ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाने के लिए ये साइबर इंश्योरेंस कवर प्रदान किया गया है। इसके द्वारा ऑनलाइन शॉपिंग जो आप करते हैं, ऑनलाइन जो पैसों की धोखाधड़ी हेरा फेरी होती है उन सब का कवर प्रदान करेगा ये। अब देखिएगा, ये फ्लिपकार्ट और बजाज आलियांस ने शुरू किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम फ्लिपकार्ट की। तो फ्लिपकार्ट का मुख्यालय कहाँ पे है? तो फ्लिपकार्ट का मुख्यालय बेंगलुरु में, बेंगलुरु कर्नाटका में। अगर हम बात करें फ्लिपकार्ट के सीईओ की तो कल्याण कृष्ण मूर्ति जो हैं वे फ्लिपकार्ट के वर्तमान में सीईओ हैं। अगर हम बात करें बजाज आलियांस की तो बजाज आलियांस जनरल इंश्योरेंस के सीईओ की बात करें तो वो है तपन सिंघल और मुख्यालय इसका कहाँ पे है? पुणे, महाराष्ट्र में। तो ये जानकारियां थी जो हमने फ्लिपकार्ट से भी पढ़ी, बजाज आलियांस के बारे में भी पढ़ी और साइबर इंश्योरेंस के बारे में पढ़ ली है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्वच्छता साक्षरता अभियान शुरू करने की घोषणा की गई है। तो स्वच्छता साक्षरता अभियान किसके द्वारा घोषणा की गई है? ये घोषणा की गई है नाबार्ड के द्वारा। नाबार्ड अर्थात नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसके द्वारा अब स्वच्छता साक्षरता अभियान शुरू करने की घोषणा की है और ये घोषणा जो है वो कर्नाटक राज्य में की गई है। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? अगर हम बात करें इसके उद्देश्य की तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि जल स्वच्छता पर साक्षरता को बढ़ावा देना, लोगों को ये बताना कि जल स्वच्छता की महत्व क्या है, जल स्वच्छता किस प्रकार से होती है, ये सारी जानकारियां प्रदान करना, लोगों में जागरूकता पैदा करना जल स्वच्छता के बारे में ही इसका मुख्य उद्देश्य है। अब अगर बात करें इस अभियान की तो ये अभियान जो है वो कल से यानी कि 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती से लेकर के 26 जनवरी 2021 तक ये अभियान चलेगा। यानी कि आने वाले 4-5 महीनों तक इस अभियान को जारी रखा जाएगा। अब ये यहाँ हमने एक प्रश्न पढ़ा है कि ये शुरू किया गया है नाबार्ड के द्वारा। नाबार्ड फुल फॉर्म हमने पढ़ ली, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। उसके बाद अगर हम बात करें नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है तो वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष हैं गोविंदा राजुलू चिंटाला। स्थापना कब हुई थी नाबार्ड की? नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई, महाराष्ट्र में नाबार्ड का मुख्यालय है। तो ये सारी बातें हमने इस प्रश्न से पढ़ी है। उसके बाद है अगला प्रश्न। अब अगले प्रश्न में है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अर्थात FTII, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसकी गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन बने हैं अभी। तो इसकी गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन कौन बने हैं? अभी बने हैं शेखर कपूर। और शेखर कपूर जो है वे मुख्य रूप से फिल्म निर्माता है, फिल्म प्रोड्यूसर है, जो अब FTII के गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन बने हैं। उनका कार्यकाल जो है वो 3 मार्च 2023 तक रहेगा। यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि आगामी 2.5-3 वर्षों तक वो इस पद पर बने रहेंगे। अब ये घोषणा किसने करी है? तो ये घोषणा करी है सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने घोषणा की है कि FTII का गवर्निंग काउंसिल का चेयरमैन जो है वो शेखर कपूर बना है। ये घोषणा की है। अगर हम बात करें FTII की, क्योंकि देखिए यहाँ भी हमने पढ़ा है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, तो अगर हम FTII की बात करें तो इसकी स्थापना भारत सरकार ने 1960 में
पुणे के प्रभात स्टूडियो के परिसर में की थी। तो ये जानकारियां इसके बारे में मिली है। तो ये जानकारियां थी। उसके बाद है अगला प्रश्न, स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी भारतीय बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद को इस अवार्ड से यानी कि स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये अवार्ड दिया जाता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। ये उनको क्यों प्रदान किया गया? सोनू सूद को ये अवार्ड क्यों प्रदान किया गया? क्योंकि सोनू सूद की मानवता को देखते हुए कोविड-19 के समय में उन्होंने लोगों की, प्रवासी लोगों की या जो रहने वाले लोग थे जो इधर उधर हो गए थे, मजदूर वर्ग थे, गरीब लोग थे, निम्न तबके के वर्ग के लोग थे, उन सभी लोगों की निस्वार्थ भाव से उन्होंने सेवा की है, उनकी मदद की है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने सोनू सूद को स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सोनू सूद ने कोविड-19 के दौरान बहुत लोगों को अपने घर वापसी करवाई है, इस बात के लिए उन्हें यह अवार्ड दिया गया है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के डीजी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। तो अभी एनएसजी के डीजी का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? अभी सौंपा गया है एसएस देशवाल को। और आप सभी को पता है, हम बहुत बार वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि एसएस देशवाल जो हैं वे आईटीबीपी के महानिदेशक हैं। तो उनको अब ये एनएसजी का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। अगर हम बात करें एसएस देशवाल की, तो वे 1984 बैच के भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारी हैं। और अब वो उन्होंने किसका स्थान लिया है या उन्होंने किनका कार्यभार संभाला है? तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 30 सितंबर को यानी कि कल एनएसजी के प्रमुख जो थे एके सिंह, वे सेवानिवृत्त हो गए। और उनकी सेवानिवृत्ति के पश्चात ही आईटीबीपी का महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार जो है, नहीं, एनएसजी के डीजी का अतिरिक्त प्रभार जो है वो आईटीबीपी के महानिदेशक एसएस देशवाल को आज से ही वो लागू हो गया है। तो ये जानकारियां थी जो इस प्रश्न से हमने मिली है। अब देखिएगा एनएसजी क्या है। एनएसजी जो है वो है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। इसको विशिष्ट आतंकवादी विरोधी अभियान और अपहरण जैसी घटनाओं को अंजाम देने के लिए 1984 में संघीय आकस्मिक बल के रूप में विकसित किया गया था। इसका ब्लैक कैट कमांडो जो है वो गुरुग्राम के मानेसर में स्थित है। ब्लैक कैट कमांडो बहुत फेमस है, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। तो ब्लैक कैट कमांडो जो है वो एनएसजी के अंतर्गत आते हैं। स्पेशल फोर्सेस होती हैं जो कि आतंकवाद विरोधी अभियान को ध्वस्त करती है और अपहरण जैसी जो आतंकवाद जो अपहरण करवाते हैं, इन सब घटनाओं को ध्यान में रखते हुए इनसे निपटने का कार्य करते हैं। तो ये जानकारी हमने इस प्रश्न से पढ़ी है। उसके बाद अगला प्रश्न, कोविड-19 के उपचार और निर्धारित दरों को प्रदर्शित करना अनिवार्य किया गया है। तो अब ये किसने, कौन से राज्य में ये घोषणा की है कि ये जो कोविड-19 के उपचार की निर्धारित दरें प्रदर्शित करना आवश्यक है? तो ये घोषणा करी है मध्य प्रदेश राज्य ने। मध्य प्रदेश ने ये कहा है कि जो भी हमारे राज्य में जितने भी कोविड-19 के उपचार होंगे, जितने भी रोगी होंगे, उन सभी की जो ठीक हो चुके हैं उन सभी की दरों को प्रदर्शित करना अनिवार्य है। प्रत्येक नर्सिंग होम में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में, सभी में रिसेप्शन काउंटर पर ही इन सभी के रोगियों के निर्धारित जो दरें हैं, उपचार की जो निर्धारित दरें हैं, उनको प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। और जो रोगी हैं उनको और उनके परिवारों को इसके उपचार की भी पूरी निर्धारित दरें भेजनी पड़ेंगी, उनको समझाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा। इसलिए ये मध्य प्रदेश सरकार राज्य ने शुरू किया है। उसके बाद है अगला प्रश्न, उच्च स्तरीय निगरानी समिति के गठन के लिए समझौता हुआ है। तो उच्च स्तरीय निगरानी समिति के गठन के लिए समझौता किन किन के बीच में हुआ है?
तो ये समझौता हुआ है भारत और बांग्लादेश के बीच। भारत और बांग्लादेश ने अब एक उच्च स्तरीय निगरानी समिति के गठन के लिए समझौता किया है। उनकी अध्यक्षता, इसकी अध्यक्षता जो है वो बांग्लादेश के आर्थिक संबंध प्रभाग के सचिव और बांग्लादेश के भारत के उच्चायुक्त दोनों मिलकर के इसकी अध्यक्षता करेंगे। अब ये जो समिति बनेगी, जो उच्च स्तरीय निगरानी समिति बनेगी, ये लाइन ऑफ क्रेडिट LOC के साथ चल रही परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रतिवर्ष जो है समीक्षा करेगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए ये किया गया है। उसके बाद है अगला प्रश्न, YSR जल कला योजना शुरू की गई। तो जैसे ही मैंने पहले भी वीडियो में बता चुका हूं कि जहां भी आपको YSR योजना दिखाई दे या किसी योजना से पहले YSR लगा मिले तो आप लोगों ने कंफर्म हो जाना है कि वो योजना आंध्र प्रदेश राज्य में शुरू की गई है और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी द्वारा वो शुरू की गई है। तो ये जल कला परियोजना है, ये भी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी द्वारा शुरू की गई है। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि जो अपलैंड और जो शुष्क इलाके हैं वहां ग्रीन कारपेट बनाना। इसके तहत क्या होगा कि जिन मध्यम और निम्न वर्ग के किसानों के पास पानी की सुविधाएं नहीं है सिंचाई के लिए अपनी भूमि की, तो उनके लिए फ्री बोरवेल खोदे जाएंगे और फ्री बोरवेल खोद करके ताकि वो अपनी जो कृषि योग्य भूमि है उस पर सिंचाई कर सके, उसका सही प्रयोग कर सके। इस बात को उन्होंने ध्यान में रखना है। उसके बाद है अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न, बुबोनिक प्लेग के मामले की पुष्टि की गई है। तो सबसे पहले मैं बताऊं आपको बुबोनिक प्लेग के मामले की पुष्टि कहां पर हुई है। तो ये हुई है चीन में। चीन भाई ऐसा है अभी कोरोना फैला दिया और एक नया अभी एक और भी मामला प्लेग लेके आ गया, बुबोनिक प्लेग। ये जो है मुख्य रूप से मरे हुए चूहों से ये जानलेवा बीमारी है जो कि मनुष्य में आती है। मरे हुए चूहों से ये बीमारी मनुष्यों में फैलती है, जानलेवा बीमारी है, घातक बीमारी है और ये एक महामारी का रूप भी ले लेती है। जिस प्रकार से कोरोना एक महामारी बन गई है उसी प्रकार की ये बुबोनिक प्लेग भी होता है। और स्थानीय रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने 3 वर्ष के बच्चे में इस मामले की पुष्टि की है। तो ये थी आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी। पसंद आई तो आप लोग ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको डेली इसी प्रकार से करंट अफेयर्स और भी नोट्स मिलते रहें। करंट अफेयर के साथ साथ भी मैं जो ज्ञानकोश टेलीग्राम चैनल है उस पर और ज्ञानकोश फेसबुक पेज पर डेली कुछ ना कुछ नोट्स सेंड करता रहता हूं। आप लोग जरूर वो ज्वाइन करिएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, ज्वाइन करें और आप लोग प्रयास करते रहें, मेहनत करते रहें। आज आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे।